दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस 93 में। जैसा कि आप सभी देखे हैं, ये आपका जो बैच है ये महाकाल बैच, और महाकाल बैच का ये चौथा क्लास का ये 10 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों है मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी का 75% प्रीवियस ईयर से आता है भाई मेरे, 75% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना ना भूलें। अगर हम आपको बताएं एसएससी जीडी का थोड़ा सा हम सिलेबस का हल्का सा जिक्र कर देना चाहते हैं कि अगर 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 जीके और 25 हिंदी या फिर 25 इंग्लिश है, तो इसमें से अगर आप सभी 25 मैथ्स कर जाते हैं, 25 रीजनिंग करते हैं और 25 आप जीके जीएस में से, ठीक है, जीके और जीएस में से 25 में से आपका प्रीवियस ईयर का कम से कम 15 से 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है मेरे भाई, 15 से 17। और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे आपके वो आपका होगा 10 से 8 जो क्वेश्चन है वो आपका भाई साहब करंट से रहने वाला है। ठीक है, तो ये बात आप लिख के ले लो। बस करंट में तब्दीलियां आती हैं, बाकी के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिट्टो, नहीं भरोसा तो आप जाके देख सकते हो, प्रीवियस बेस वही रहता है, बेस वही रहेगा। ये अगर गांधी से पूछा है तो गांधीवाद से ही पूछेगा, अगर मार्क्सवाद से पूछा है तो नेक्स्ट ईयर भी मार्क्सवाद से ही पूछेगा। ठीक है, इस बात को समझिए। 1857 से अगर एक क्वेश्चन आया है तो फिर से 1857 से क्वेश्चन आएगा, आप 1857 को पढ़ के जाइए। अगर आपको रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन पूछा है तो आप उसे भी पढ़ के जाइए। 1935 अधिनियम से पूछा है तो आप उसे भी पढ़ के जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम चलते हैं आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन के बारे में। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली को बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। ठीक है भाई साहब, किसको? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक बार मैं चेक कर लूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। बेंजामिन, बिल्कुल दिख रहे हैं बेंजामिन साहब। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, क्या है प्रश्न एक बार रिपीट कर दूं कि किस गतिविधि ने उन्हें बिजली को बेहतर समझ और प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ को आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया? तो पतंग उड़ाना, पतंग। ठीक है मेरे भाई, पतंग उड़ाने की जो विधि थी, यह जो विधि है पतंग उड़ाने की, यही विधि बेंजामिन को क्या किया? प्रेरित किया, जिसके कारण वह जिसे यह एक प्रणाली है। पतंग उड़ाने की विधि से इन्होंने प्रेरणा लिए और प्रेरणा लेने के बाद इन्होंने एक बिजली की छड़ का आविष्कार किया। किसका? तो भाई साहब बिजली की छड़। ठीक है मेरे दोस्त, बिजली की छड़ का इन्होंने क्या किया? आविष्कार किया। क्लियर है? तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, किस चीज का आविष्कार किए? ऐसे पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1872 में, देखो भाई 1872 में लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो क्या दिया है कि 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां, मतलब किस जगह में की गई थी? लॉर्ड मेयो। अच्छा एक बात बताओ, यहां से एक और प्रश्न याद हुआ, लॉर्ड मेयो कब था? तो 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो कब था? तो 1872 में। लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में प्रथम बार क्या हुआ था? जनगणना हुआ था। क्या हुआ था मेरे दोस्त? जनगणना की गई थी प्रथम बार लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में। ठीक है, जब यह भारत का वायसराय था उसी टाइम जनगणना किया गया था, लॉर्ड मेयो 1872 में। अब आपको हम एक क्लू देते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? वही इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है मेरे भाई, अंडमान एंड निकोबार, फटाफट बताओ। तो ये क्या है आपका? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, इस चीज को आप सभी नोट डाउन कर लेना, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, यहां आधा ब है, ल और ये य है और ये र है। पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो 1872 के शासनकाल में लॉर्ड मेयो थे, और लॉर्ड मेयो देखना, पोर्ट ब्लेयर में इनका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है, हत्या की गई। और लॉर्ड मेयो एक प्रथम वायसराय था जिसके शासनकाल में क्या किया गया था? जब यह वायसराय था तो प्रथम बार जनगणना किया गया था, जनगणना प्रारंभ हुई थी। ठीक है मेरे भाई, चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही मजेदार हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत मजेदार हैं कि किस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में, किसी यौगिक को, देखो भाई, किसी यौगिक को, ठीक है, किसी यौगिक को कार्बनिक, ठीक है, क्या है, किसी भी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि अगर कार्बनिक यौगिक के रूप में अगर उसका क्लासिफिकेशन करना होगा तो उस यौगिक में क्या विद्यमान होना चाहिए, तो भाई मेरे कार्बन विद्यमान होना चाहिए, यानी कार्बन की उपस्थिति जरूरी है और किसी भी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करना है तो, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आई होप, देखिए 1872 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस चीज को आप ख्याल रखिएगा। और ये जो प्रश्न है इसे भी आप देखिएगा कि महात्मा गांधी की मम्मी का क्या नाम था, है ना, माता का क्या नाम था, तो आप सभी बताइए फटाफट ये क्वेश्चन का आंसर करिए कि महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था। सभी स्टूडेंट एक बार फटाफट कमेंट करके बताएंगे। और प्लीज आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी शेयर, बस एक ग्रुप में जितने सारे स्टूडेंट हैं उन्हें एक ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है, और एक लाइक कर देना है, ठीक है। जितने सारे स्टूडेंट हैं अगर हमें सुन पा रहे हैं भाई साहब, तो आप एक ग्रुप में शेयर करो, स्टडी ग्रुप में, और एक लाइक आप कर दिया करो, ठीक है। बस आपसे इतना ही इस सेशन का फीस है, ठीक है। चलिए फिर, ताकि हमें भी मजा आए, ठीक है मेरे भाई, एक लाइक और एक शेयर, ठीक है। और नए हैं तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए तो बताइए आप सभी कि क्या नाम था, तो आप सभी जैसा कि जानते हैं पुतली बाई, ठीक है। महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था, पुतली बाई। और यह, अच्छा, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो करमचंद गांधी। और यह करमचंद गांधी, ठीक है, की चौथी पत्नी थी, 4th नंबर की बीवी थी पुतली बाई, ठीक है। बात आई समझ में, चौथी पत्नी थी करमचंद गांधी की यह चौथी पत्नी थी, जिनके बेटे मोहनदास यानी कि गांधी जी हैं, और उनकी माँ का क्या नाम है, पुतली बाई। क्लियर है मेरे भाई। चलिए फिर, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ कि कंप्यूटर भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है। RAM, RA और AM, ठीक है, रैम, ठीक है। तो आप सभी बताइए ऑप्शन क्या क्या है आपके, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेगुलर एक्सेस मेमोरी या रिपीटेड एक्सेस मेमोरी। तो भाई साहब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक रैम होता है और एक होता है रोम होता है। एक आपका क्या होता है, रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और एक होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। क्लियर, तो आप इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके ऑप्शन में होगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस प्रकार के बैंक खाता, देखिए आप जाते हैं बैंक में खाता खुलवाने, खाता खुलवाने जाते हैं तो कई प्रकार होता है खाता का। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट जिसे चालू खाता कहते हैं। जिसमें पूछा है कि बैंक खाते पर खाता धारक जो है, यानी कि आप लोग हैं जो खाता धारक हैं, ठीक है। बैंक खाते पे खाता धारक को, समझिएगा, खाता धारक को 1% यानी कि 0% का ब्याज मिलता है, या फिर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। कोई ब्याज नहीं मिलता है, कहने का मतलब है कि कोई ब्याज नहीं मिलता है खाता धारक, तो वह क्या होता है आपका, कैसा खाता पे, तो चालू खाता। अगर आप बैंक में जाके चालू खाता खुलवाइएगा तो आप अगर पैसा जमा करते हैं तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सरल सवाल आते हैं, बहुत ईजी सवाल आते हैं, और सभी सवाल के एसएससी में बस एक ही पैटर्न होता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब 2018 में CGL का एग्ज़ाम दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ 2018 में, तो मैंने क्लियर किया था 2018 CGL प्री के मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने एक ही चीज़ को पकड़ा था, ठीक है, मैंने बस एक ही चीज़ को पकड़ा था, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था कि उसका पैटर्न क्या है। जिस दिन आप किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझ लोगे ना, उस दिन आपका रिजल्ट पक्का होगा, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई साहब
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? 124वां, देखिए पहली बात यहाँ से क्या समझे कि 124वां संविधान संशोधन कब आया था? आपका 2019 में आया था। और यह किससे संबंधित है मेरे भाई? तो यह संबंधित है EWS से। EWS यानी कि 10%, ठीक है। EWS मतलब कि 10%, ठीक है। EWS का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का जो आरक्षण मिल रहा है वह संविधान संशोधन 124 के तहत यह 2019 में यह संशोधन लाया गया था। एक और बात आप सभी लिख लीजिएगा, SC ST OBC, ठीक है, इसको 27% मिलता है। SC को आपको 15% मिलता है और ST को आपको 7.5% छूट मिलता है, ठीक है। और सभी को अगर आप ऐड करोगे तो 49.5% छूट मिलता है। और बाकी के जो यूआर कैटेगरी होते हैं उनको 50.5% पर क्या होता है भाई मेरे लड़ना होता है, ठीक है। यानी कि इतना रिजर्वेशन में अपना जाता है। देखो जोड़ के देखो, 27, 10, 37 और 37 आप 35, 7, 5, 12, 42 और 42 और 7.5, 49, 42 और 7.5 कितना हुआ? 49%। इस चीज़ को आप लिख लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि ST को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिलता है या OBC को, ठीक है। ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए फिर, तो आप याद रखिएगा कि 124वां जो संविधान संशोधन है वह किससे रिलेटेड है? तो वह है आपका EWS से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप सभी देखना कि निम्नलिखित गैस में से किस गैस का गंध जो है सड़े हुए अंडे, ठीक है, क्या है आपका? सड़े हुए अंडे के टाइप का आता है। मतलब सड़ा हुआ जो अंडा जिस तरीके का बदबू देता है उसी तरीके का वो आता है। तो आपको हम क्लू देते हैं H2S। अब बताओ आंसर, ठीक है, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा? H2S। H2S किसे कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को, ठीक है। किसे कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन सल्फाइड को, ठीक है। किसे कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन सल्फाइड को। H2S किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड को। सड़े हुए अंडे जैसा यह बदबू देता है, ठीक है। और इसे डिनोट किससे करते हैं? H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं, एक और है कि प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये रहे आपके शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर का नाम सुनना होगा। तो शशि थरूर जो है ने केरल के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता है? 2019 में इन्होंने कहां से चुनाव लड़ा और इन्होंने कहां से जीता है? तो बताइए आप सभी फटाफट। तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तिरुवनंतपुरम, ठीक है भाई। तो तिरुवनंतपुरम से इन्होंने क्या किया है? चुनाव जीता है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम से, ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर की दुनिया में उबुंटू क्या है? ठीक है, उबुंटू क्या है? ठीक है, तो आप सभी को हम बता दें कि यह ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, इसे आप लिख दीजिएगा। अच्छा, रिबूट का मतलब क्या होता है? आप बताइए कंप्यूटर के दुनिया में रिबूट। देखिए फोन को आप रिबूट करते हैं ना, रिबूट, हाँ डबल होगा ना, रिबूट, हाँ रिबूट हो जाता है ना, रिबूट। तो इसका मतलब क्या होता है आप सभी समझना कि जैसे ही आप फ़ोन का पावर बटन, जो आजकल के हाल के फ़ोन है, जो अपडेटेड फ़ोन है, उनका जब आप पावर बटन ऑफ करने के लिए दबिएगा तो दो चीज़ आता है, एक स्विच ऑफ आएगा और एक रिबूट आएगा। रिबूट को आप टच करेंगे ना तो कुछ टाइम के बाद आपका सिस्टम बंद होकर और ओपन हो जाता है। तो रिबूट का मतलब भी बहुत बार पूछा गया है, रैम रोम भी पूछा गया है, ठीक है। और अभी पूछा उबुंटू, उबुंटू क्या है? तो उबुंटू क्या है मेरे भाई? तो यह है आपका ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक, ठीक है, और एक स्टडी ग्रुप में आप सभी शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ आप सबों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट को पता चले कि यहाँ पे हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सबों से मेरा एक निवेदन है, ठीक है भाई। तो चलिए फिलहाल